हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 28 ऑफ अगस्त एंड 28 ऑफ अगस्त के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। क्लियर, चलते हैं। देखो ये वीडियो 12 बजे आता है टिल 31 ऑफ अगस्त। कब तक? 31 ऑफ अगस्त तक ये 12 बजे आएगा। फिर मैं आपके लिए लाइव सेशन लेके आ रहा हूं न्यूज़पेपर एनालिसिस का, क्योंकि कई सारे बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर हम न्यू हैं, इवन हमको टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती है, जो डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी है आप उनको सिंपल लैंग्वेज में समझाइए। तो मैं आपको बिल्कुल लाइव एग्जांपल के साथ सिंपल लैंग्वेज में लाइव क्लास पढ़ाऊंगा, जिसका मैंने टाइमिंग रखा है 10:30 AM 1 सितंबर से 10:30 बजे मैं लाइव आया करूंगा। इवन आप कमेंट करोगे, इजीली आपका रिप्लाई दूंगा, इमीडिएटली रिप्लाई दूंगा। इवन आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर करूंगा। इसी के साथ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि मैंने पूरी इंडियन पॉलिटी खत्म कर दी है। व्हाट आई मीन्स, मैंने 50 लेक्चर इंडियन पॉलिटी के खत्म कर दिए हैं। जिसको देखना कैसे है, आपको चैनल खोलिए मेरा वाला, उसमें प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाओगे तो इंडियन पॉलिटी का फोल्डर मिलेगा जिसमें 50 लेक्चर अपलोडेड है। देख लीजिए, आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रांग हो जाएगी। इवन आपको कोई भी टेक्स्ट बुक और किसी भी क्लास में नहीं जाना पड़ेगा इंडियन पॉलिटी के लिए। इसी के साथ मैंने 80% इंडियन इकोनॉमी भी कंप्लीट कर दिया है, जिसके 14 लेक्चर हैं, बट वो बड़े हैं। याद रखना, वो 1 घंटे 1.5 घंटे के लेक्चर हैं, बट धीरे धीरे देखते रहना। 80% हो गई है, रिमेनिंग लेक्चर मैं जल्दी खत्म करा दूंगा। देखना कैसे है, चैनल खोलिए, अगेन प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में इंडियन इकोनॉमी का फोल्डर है, इंडियन इकोनॉमी के फोल्डर में 14 लेक्चर आपको इजीली दिख जाएंगे। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले यूएसए ट्रेजरी सेक्रेटरी ऑन इंडिया यूएसए रिलेशन। देखो यूएसए के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, इन्होंने क्या बोला है अभी इंडिया यूएसए के रिलेशन में, क्या जो 50% टैरिफ इंडिया पर लग रहा है वो रिजॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर 3 हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट लॉन्च। देखो अभी क्या है कि अभी 3 हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट लॉन्च कर दी गई हैं, जो कि हमारे इंडिया की प्राइवेट कंपनी है पिक्सल ने बनाई है। अब इनका टारगेट क्या है, इवन हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट क्या होती है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर पीएम स्वनिधि स्कीम एक्सटेंड। देखो पीएम स्वनिधि स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है अप टू व्हाट टाइम, इवन इसमें क्या होता है, किसको बेनिफिट दिया जाता है, किसको लोन दिया जाता है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। देखो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल ऑफ ई कॉमर्स क्या कहानी है। देखो क्या है कि अभी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने सारे ई कॉमर्स स्टेक होल्डर को बुलाया। इवन डिस्कस किया गया कि हम ई कॉमर्स का एक्सपोर्ट को कैसे एनहांस करें, ये बताइए। इवन इन्वेंट्री जो बेस्ड मॉडल है ये क्या मॉडल है, इवन मार्केट प्लेस मॉडल क्या होता है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, इंडिया दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है इस वर्ल्ड में। इन टर्म ऑफ व्हाट, इवन कब तक बन जाएगी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, किसने बोला है, ईवाई इकोनॉमी वॉच क्या है, क्लियर, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ऑन इंडिया यूएसए रिलेशन। देखो जैसे आप जानते हो स्कॉट बेसेंट अभी इनका एक स्टेटमेंट आया। जैसे आप जानते हो कि इंडिया और यूएसए के रिलेशन अभी बिल्कुल भी सरफेस पर नहीं है, बिल्कुल भी नॉर्मलाइज नहीं है, बिगड़े हुए हैं, क्योंकि यूएसए ने 50% टैरिफ लगा दिया इंडिया के ऊपर। अब ये 50% टैरिफ लगा दिया है तो क्या है कि इंडिया और यूएसए के रिलेशन बिल्कुल अनसरफेस हो गए हैं। अब इसी को रिजॉल्व करने के लिए कई सारा प्रयास हो रहा है। इवन इंडिया ने अभी टॉक बंद कर दिया, क्योंकि क्या एडिशनल 25% टैरिफ लगाने का बड़ा इशू बन गया। 25% तक तो सही था, बट एडिशनल 25% आपने लगाया वो गलत है। क्लियर, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोलते रहते हैं कि मेरा एक बहुत बड़ा रोल है इंडिया और यूएस पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में, सीजफायर साइन करने में। इवन इंडिया इसके क्लेम को बार बार नकारती है। अब वो अलग कहानी है, अपन समझते हैं इन्होंने क्या बोला है। देखो इन्होंने बोला है, एक स्टेटमेंट दिया है, इंडिया यूएसए रिलेशन इज कॉम्प्लिकेटेड वन। क्या बोला कि इंडिया और यूएसए के रिलेशन कॉम्प्लिकेटेड हैं अभी, बट एट द एंड ऑफ डे बोथ कंट्री कम टूगेदर और क्लोज टू ईच अदर। क्या बोला इन्होंने कि अभी इंडिया और यूएसए के रिलेशन कॉम्प्लिकेटेड हैं, अभी मानते हैं इस बात को, बट आने वाले समय में एट द एंड ऑफ डे, ईयर या मंथ, दोनों कंट्री पास आ जाएंगी, इवन अपने रिलेशन को सरफेस कर लेंगी। अब इनसे पूछा गया
कि आप ये बताइए कि जो आपने एडिशनल 25% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया है, इसका क्या मैटर है, क्यों लगाया है। देखो जैसे इन्होंने वो स्टेटमेंट, जो रटा हुआ स्टेटमेंट होता है डोनाल्ड ट्रंप का, कि हमने इसलिए लगाया है क्योंकि जो यूरोप की कंट्रियां हैं वो हम पर प्रेशराइज कर रही थी। क्या कर रही थी? यूरोप की सारी कंट्रियां हम पर प्रेशराइज कर रही थी। अब ये क्या बोला यूरोप की कंट्रियां? देखो इनका तो कॉन्टिनेंट अलग है, और जो यूक्रेन फेस कर रहा है वो किस कॉन्टिनेंट में? यूरोप के कॉन्टिनेंट। तो ये बीच में क्यों चक रहे हैं? क्लियर? तो इन्होंने क्या देखो डिप्लोमेटिक आंसर तेरा यही होता है। इन्होंने बोला कि यूरोप की कंट्री मेरे पर प्रेशराइज कर रही थी कि इंडिया पर इंपोज या सेंशन या टैरिफ लगाइए हैवी, क्योंकि वो क्या कर रहा है कि रशिया से ऑयल इंपोर्ट करके उसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट दूसरे बना के यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहा है। यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहा है। इवन आपको पता होगा, मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था, नयारा, जो नयारा हमारे यहां पर कंपनी है, क्या नयारा ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, इसके ऊपर भी सेंशन लगाया था यूरोप की कंट्रियों ने। क्यों लगाया था? इनका कहना था यूरोप की कंट्री का कि जो नयारा में एक रशिया की कंपनी है, रशिया की, जिसका नाम है रोजनेफ्ट। क्या है? रोजनेफ्ट। इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा। रोजनेफ्ट, इन्होंने बोला यूरोप ने कि रोजनेफ्ट के 49.9% स्टेक है किसके अंदर? नयारा कंपनी के अंदर। किसके अंदर? नयारा कंपनी के अंदर। और आप जानते हो कि नयारा कंपनी कई सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है यूरोप को, इसलिए हम नयारा कंट्री पर सेंशन लगा रहे हैं। इवन हमसे कुछ भी इंपोर्ट नहीं करेंगे। रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है और इसी वजह से हम चिड़े हुए हैं और हम यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं। देख रहे हो कि पूरा वर्ल्ड यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। एक अकेला आदमी पूरे वर्ल्ड से लड़ रहा है। शेर वही है। क्लियर? झुंड में तो आ गए सब लोग, बट वो अकेला आदमी कब से लड़ रहा है? 3 साल से ऊपर हो चुका है पुतिन साहब को। एक भी कंट्री उसके सपोर्ट में नहीं है। इवन इंडिया का बोलोगे कि इंडिया सपोर्ट में है, देखो हमारी इंडिया सिंस 1947 एक ही बात बोलती है, हमारा कितना भी अच्छा दोस्त हो, अगर उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेते हैं। इंडिया का रूल ही है। तो यही कहानी है। इन्होंने बोला कि देखो इंडिया और यूएसए के रिलेशन जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे। और पीयूष गोयल साहब से भी पूछा गया, देन आफ्टर जो कॉमर्स मिनिस्टर है हमारे पीयूष गोयल साहब से पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री फेस कर रही है 50% टैरिफ के इम्पैक्ट को, तो आप क्या कर रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो इन्होंने बोला कि देखो हम कोशिश कर रहे हैं, जितने भी इंडस्ट्रियां उनसे कांटेक्ट में हैं, कि जो इम्पैक्ट हो रहा है 50% टैरिफ का इंडस्ट्री पर, इसको सॉफ्ट किया जाए। सॉफ्टन the impact of 50% tariff of USA on India. Soften the impact of 50% tariff of USA on India. Even we are in a very close with our industry to resolve this issue and soften इसको resolve करने के लिए। इवन जो इम्पैक्ट हो रहा है 50% का, कि एक और आपको पता है आरबीआई गवर्नर ने भी एक बात बोली थी कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे इंडस्ट्री का, जो फेस कर रही है, इवन इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, जो संजय मल्होत्रा जी का स्टेटमेंट आया था, आई थिंक परसों के वीडियो में है वो, तो देख लेना उसको भी। तो यही कहानी है। स्कॉट बेसेंट बोल रहे हैं ऐसा, बट अभी तो मुझे नहीं लगता ये रिजॉल्व होगा 2-3 महीने तक, क्योंकि 2-3 महीने वो उसको रिजॉल्व हो नहीं सकता ये इशू, क्योंकि इंडिया भी रेडी नहीं है डिस्कस करने के लिए विथ यूएसए। इवन इन्होंने एक और बात बोली थी कि जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का डिस्कशन चल रहा था, कि इंडिया इज अ फर्स्ट कंट्री टू रीच द यूएसए। इंडिया पहली कंट्री थी जो यूएसए पहुंची थी सबसे पहले यूएसए से डिस्कस करने के लिए ऑन बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। और इवन टर्म ऑफ रेफरेंस भी साइन किया था इंडिया ने यूएसए के साथ। टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि जैसे कोई भी एग्रीमेंट साइन होता है तो पहले उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, सरफेस पर लाने के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस साइन करना पड़ता है। जैसे अभी इंडिया ने किसी कंट्री से कौन सी कंट्री है अभी, मोदी साहब कहाँ गए थे? मोदी साहब कहीं गए थे ना अभी, तो मोदी साहब ने अभी टर्म ऑफ नहीं जो फिजी के प्रेसिडेंट पीएम आए थे, तो वहाँ पर टर्म ऑफ रेफरेंस साइन किया था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए फिजी के साथ, कि टर्म ऑफ रेफरेंस साइन कर लीजिए। तो यही नहीं सॉरी, जो रशिया में हुआ था, रशिया में शायद आई थिंक जो यूरोपियन यूनियन है, कौन सा है, यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन, शायद यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन है ना,
तो वो उसके साथ टर्म ऑफ रेफरेंस साइन कर लिया टू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देख लेना एक बार, मुझे ऐसा याद है मैंने यूरोपियन ईस्टर्न यूरोपियन यूनियन है, ईस्टर्न यूरोपियन यूनियन के साथ अभी टर्म ऑफ रेफरेंस साइन हुआ था फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया ने साइन किया था, याद रखना। तो यही कहानी है, चलते बनाएंगे। 3 हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट लॉन्च। देखो हमारे इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है, स्पेस प्राइवेट कंपनी, स्पेस प्राइवेट कंपनी, स्पेस प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है पिक्सल। क्या नाम है? पिक्सल। अभी इन्होंने क्या है कि इनका एक प्लान है कि 6 सैटेलाइट का कॉन्स्टेलेशन बनाना है। क्या है? 6 सैटेलाइट का कॉन्स्टेलेशन बनाना है जो कि हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट होंगी। क्या? हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट होंगी। अब क्वेश्चन बनता है कि सर व्हाट इज हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट? देखो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट तो आपने सुनी होगी। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का काम क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का काम क्या होता है? देखो अर्थ की मैपिंग करना, अर्थ की मैपिंग करना, इवन इकोसिस्टम, अर्थ के इकोसिस्टम बताना, इवन फॉरेस्ट्री में भी यूज करा जाता है इसका, इवन क्रॉप मैपिंग, ये सारे यूज होते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के। क्लियर? ये सारे फीचर हैं। बट हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट इससे भी हैवी होती है। क्या होती है? हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट भी इससे भी हैवी होती है। क्यों होती है? हाइपर स्पेक्ट्रल, ये बाद में समझेंगे अपन। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट इससे भी हैवी होती है। क्यों होती है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये सब फीचर करती है। बट जो हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट होती है, इट इज सिमिलर टू द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, बट इट प्रोवाइड दी वेरी मिनिमम डेटा और दी मार्जिन भी डेटा बताती है ये अर्थ का ऑब्जर्वेशन। इवन इट ऑब्जर्व दी मैपिंग ऑफ अर्थ इकोसिस्टम, अर्थ इकोसिस्टम। अब समझोगे आप, कहोगे सर मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं समझाता हूं। देखो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जैसे मानिए क्रॉप की मैपिंग करना है, किसी फील्ड में क्रॉप हो रही है, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या करेगी? क्रॉप की मैपिंग कर लेगी। बट जो हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट होगी, ये तक बता देगी कि सॉइल में कौन सा न्यूट्रिएंट कम है। क्या है? इट प्रोवाइड द डेटा ऑफ विच न्यूट्रिएंट इज लैक इन द सॉइल, कौन सा न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर कमी है, और वो तक बता देगी। इवन इट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज ऑफ क्रॉप। देख रहे हो आप कि क्रॉप की कौन सी स्पीसीज है, ये तक डिफरेंशिएट कर देगी हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट। इट इज मोर पावरफुल देन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इवन ऑयल और गैस के फील्ड में देखा जाए, इन ऑयल एंड गैस फील्ड में देखा जाए, तो इट कैन प्रोवाइड डेटा ऑफ लीकेज तक बता देगी। बताइए पाइपलाइन में लीकेज कहां पर है? इवन इट प्रोवाइड द डेटा ऑफ अंडरग्राउंड लीकेज तक बता देगी। अंडरग्राउंड लीकेज कहां हो रहा है? इट इज अ मोर पावरफुल सैटेलाइट अर्थ, वी कैन से हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट। समझ गए मेरी बात को? हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट समझ में आ गई। अब समझेंगे हम कहानी क्या है। देखो जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है, स्पेस कंपनी, जिसका नाम है पिक्सल। अभी पिक्सल ने क्या किया है कि पिक्सल का टारगेट है कि 18 to 24 सैटेलाइट, हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट ऑर्बिट में लॉन्च करना है। 18 से 24 सैटेलाइट ऑर्बिट में लॉन्च करना है, जो कि पूरे अर्थ की ग्लोबली मैपिंग कर लेगी। ग्लोबली मैपिंग 24 आवर, 24 घंटे में पूरे अर्थ की मैपिंग कर लेगी। इतना बड़ा कॉन्स्टेलेशन बनाने का प्लान है पिक्सल कंपनी का, जो कि प्राइवेट स्पेस कंपनी है, बेंगलुरु बेस है। याद रखना। अब क्या हुआ है? अभी तो इनका 6 का प्लान है, आगे जो फ्यूचर की प्लानिंग 18-24। अभी तो इन्होंने 6 सैटेलाइट का 6 सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन का प्लान है, जिसमें से 3 सैटेलाइट लॉन्च कर दी गई हैं, जिसमें से 3 सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया
लॉन्च कर दिया गया है, 3 सैटेलाइट लॉन्च कर दी गई है। 3 सैटेलाइट कौन से रॉकेट ने लॉन्च कर दिया है? तो ये लॉन्च करी है बाई स्पेस एक्स रॉकेट। स्पेस एक्स, एलोन मस्क, याद है स्पेस एक्स कंपनी किसकी है? एलोन मस्क। और इसका रॉकेट का नाम क्या है? फाल्कन 9। फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए ये लॉन्च करी है 3 सैटेलाइट। और जल्दी ही अर्ली जनवरी में, आने वाले जनवरी में 3 सैटेलाइट और लॉन्च हो जाएंगी। क्या? 3 सैटेलाइट और लॉन्च हो जाएंगी। तो इनका टारगेट अभी क्या है? 6 सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन बनाना है, फिर फ्यूचर में 18 से 24 सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन बनाना है ऑर्बिट में, जिससे क्या हो कि अर्थ की मैपिंग हो सके इन 24 आवर। समझे मेरी बात को? समझे? इतना समझ में आ गया? व्हाट द डिफरेंस बिटवीन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एंड हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट समझ में आ गया? इवन हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट क्या कर सकती है, कितने हैवी काम कर सकती है, समझे मेरी बात को? चलते अपन आगे। पीएम स्वनिधि लोन स्कीम, देखो पीएम स्वनिधि स्कीम, पीएम स्वनिधि स्कीम, इस स्कीम को लॉन्च किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री 2022 में इस पीएम स्वनिधि स्कीम को लॉन्च किया गया था। और ये लॉन्च क्यों किया था? स्ट्रीट वेंडर के लिए। किसके लिए लॉन्च किया था? स्ट्रीट वेंडर के लिए ये लॉन्च किया गया था। स्ट्रीट वेंडर, समझे मेरी बात को? स्ट्रीट वेंडर क्यों? जैसे आप जानते हो कि रेडी वाले होते हैं, हिंदी में बोलते हैं रेडी वाले, ठेले वाले जो रोड पे दुकान लगाते हैं। और अच्छा मतलब देखो क्या है कि मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन है कि हमेशा उनसे ही खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? हाइजीन हो तो खाइए, क्योंकि क्या है कि देखो बड़ा फीलिंग बड़ी अच्छी आती है रोड पे ठेले वालों से खा लेने के लिए। फीलिंग बड़ी अच्छी आती है। होटल में जाओगे, बड़े बड़े होटल में जाओगे, इवन मुझे फीलिंग नहीं आती। मैं कई बड़े बड़े होटलों में गया हूँ, बट मुझे फीलिंग वो रोड वाली आती है, फुटपाथ वाली। वो फीलिंग अच्छी होती है। क्लियर? तो स्ट्रीट हाइजीन हो तो खाइए, अगर गंदा हो, गंदा अनहाइजीन रख रहा है तो मत खाइए। अपनी हेल्थ को डेंजर कंडीशन में मत डालिए। अगर हाइजीन वो रख रहा है, प्रॉपर वो अपने ग्लव्स व्लव्स पहनना है, प्रॉपर आपको खिला रहा है, तो क्या है कि टिक्की मिक्की आजकल बहुत चल रही है इंडिया में टिक्की। तो फर्स्ट रेंज में इनको 10,000 रुपीज लोन दिया जाएगा। कितना? 10,000 रुपीज। जब वो इसको रीपे कर देंगे तो सेकेंड रेंज में क्या है? सेकेंड रेंज में इनको 20,000 रुपीज लोन दिया जाएगा स्ट्रीट वेंडर को। देखो क्या है कि स्ट्रीट वेंडर की मदद करना चाहिए। अभी मैं आपको रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनसे इसलिए खाइए, इससे क्या होगा कि उनकी इनकम बढ़ेगी, इवन उनको बेनिफिट भी मिलेगा कई सारा, क्लियर पैसा मिलेगा। और गवर्नमेंट भी सोच रही है कि उनको लोन दे रही है। बट क्या है, ये स्कीम खत्म होने वाली थी, तो स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है 31 मार्च 2030 तक। कब तक? 31 मार्च 2030 तक। इवन इसका अमाउंट भी बढ़ा दिया लोन का। फर्स्ट रेंज में 15,000 रुपीज दिया जाएगा। कितना? 15,000 रुपीज। सेकेंड रेंज अगर वो पटा देते हैं, पैसा रीपे कर देते हैं, तो इनको 25,000 दिया जाएगा। पहले 20,000 था, उसका 25,000 कर दिया। इवन इसमें थर्ड रेंज भी ऐड कर दिया है। क्या कर दिया? थर्ड रेंज भी लॉन्च कर दिया है, जो कि 50,000 रुपीज दिया जाएगा वीकेंड से। क्लियर? लोन। समझ गए मेरी बात को? इतना समझ में आ गया? चलते अपन आगे। नेक्स्ट, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल क्या है? देखो आप जैसे जानते हो, 1 मिनट इसे चला लो। देखो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल क्या है? ई कॉमर्स जानते हो? ई कॉमर्स जानते हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। देखो आप जानते हो हमारी इंडिया में बड़ा ही ई कॉमर्स का बड़ा इशू चल रहा है। ई कॉमर्स का क्या इशू चल रहा है? जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया में जब से ये टैरिफ चला है, यूएसए ने 50% लगाया, तो क्या गवर्नमेंट कई सारा प्रयास कर रही है टू डिस्कस विद ऑल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ऐसे ही क्या किया गवर्नमेंट ने, सारे ई कॉमर्स स्टेक होल्डर हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, वी कैन से अमेजॉन, इन सभी को बुलाया और इन सभी से डिस्कस किया गया। क्या डिस्कस किया गया? डिस्कस ये किया गया कि आप ये बताइए कि हमारे इंडिया में अभी इसका ई कॉमर्स का एक्सपोर्ट को कैसे एनहांस करें। क्या करें? ई कॉमर्स के एक्सपोर्ट को एनहांस कैसे करें। अभी एक बड़ा क्वेश्चन बन गया। तो सारे स्टेक होल्डर आए। अब स्टेक होल्डर ने एक बात बोली। क्या बात बोली? अभी देखते हैं, पहले डेटा देखते हैं कि हमारे इंडिया में कितना एक्सपोर्ट होता है ई कॉमर्स से। तो अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया में भी $5 बिलियन का सिर्फ ओनली एक्सपोर्ट होता है, $5 बिलियन का। इवन हमारे यूनियन बजट में, जो यूनियन बजट आया था, उसमें गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी निकाली थी जिसको बोलते हैं
ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब, क्या ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब भी सेटअप कराता जिससे ई कॉमर्स के प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट एनहांस हो, ये भी एक्सपोर्ट कराता। क्लियर। अब इसी को देखते हुए क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने सारे स्टेक होल्डर को बनाया ई कॉमर्स के कि आप सजेशन दो कि हम अपने ई कॉमर्स के एक्सपोर्ट को कैसे एनहांस करें, जो कि हमने डिसाइड करके रखा है ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब में। तो भाई सारे स्टेक होल्डर आए, स्टेक होल्डर ने बोला कि आपके यहाँ दो मॉडल है, जैसे ई कॉमर्स में दो मॉडल होते हैं, कौन कौन से, एक होता है इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल और दूसरा मॉडल होता है मार्केट प्लेस मॉडल। कौन सा? मार्केट प्लेस मॉडल। ये दो मॉडल होते हैं, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल और मार्केट प्लेस मॉडल। अब हमारे इंडिया में मार्केट प्लेस मॉडल का वी कैन से 100% एफडीआई ऑटोमेटिकली रूट है। क्या है? ऑटोमेटिक रूट है। अब ऑटोमेटिक आ सकती है कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसे कोई अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से अगर वो मार्केट प्लेस मॉडल को अप्रूव का वी कैन से फॉलो करती है। अब ये होता क्या है मार्केट प्लेस मॉडल, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, और इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल तो मैं आपको एक एक समझाता हूं। देखो, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल और मार्केट प्लेस मॉडल, क्या है? इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल और मार्केट प्लेस मॉडल में डिफरेंस क्या है? देखो, हमारे इंडिया में मार्केट प्लेस मॉडल 100% एफडीआई ऑटोमेटिकली रूट है। क्लियर। आपको कोई अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा मार्केट प्लेस मॉडल का अगर फॉलो करती हो कोई भी ई कॉमर्स, और अगर इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल का फॉलो करती है तो हमारे इंडिया में अलाउ नहीं है इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। अब ये होते क्या है, दैट्स अ मेन इंपॉर्टेंट। देखो, मार्केट प्लेस मॉडल जैसा आप जानते हो हमारे इंडिया की जितनी भी ई कॉमर्स है, ये डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट आपको बेचती नहीं है। कोई बेचती है क्या डायरेक्ट प्रोडक्ट? नहीं। जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, जो ऑनलाइन आप मंगवाते हो, ये कंपनी से कांटेक्ट कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं? जो भी रिटेलर है, जो भी कंपनी है, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेती हैं कि अगर हम पे कोई भी ऑर्डर आता है तो हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे, इवन उस प्रोडक्ट को आप हमें पहुंचा दीजिए और हम कंज्यूमर को डिलीवर कर देंगे। समझे मेरी बात को? तो ये होता है मार्केट प्लेस मॉडल। क्या होता है? मार्केट प्लेस मॉडल मतलब जो भी ई कॉमर्स कंपनी है वो अपने खुद के मतलब गोदाम नहीं बना सकती, खरीद ले प्रोडक्ट, क्लियर, और उनको रिजर्व कर ले, ऐसा नहीं होगा। वो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में होता है। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल का होता है, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में क्या होता है, जो ई कॉमर्स कंपनी होती है वो अपने बड़े बड़े गोदाम बनाती है, इवन कंपनियों से पहले ही सामान खरीद लेती है और उनको रिजर्व कर लेती है और उन्हीं को बेचती है। समझे मेरी बात को? समझे? या फिर अपना प्रोडक्ट बनाना। बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल के लिए अलाउ नहीं है एफडीआई। क्लियर। आपको अगर एफडीआई का आना है कोई भी देश की तो मार्केट प्लेस मॉडल का यूज करना पड़ेगा कि आप हमारी जितनी भी कंपनियां हैं या आपकी कोई भी कंपनियां, उनसे डील कर लो कि अगर हम पे कोई भी ऑर्डर आता है तो हम डिलीवर कर देंगे, उसको फॉरवर्ड कर देंगे आपको, आप हमें वो प्रोडक्ट भेज देना, हम मीडिएटर बनेंगे सिर्फ ओनली। तो ये ई कॉमर्स जो हमारे इंडिया में वो मीडिएटर का काम करती है। समझे मेरी? इंटरमीडियरी का काम करती है, मीडिएटर का काम करती है, ना कि वो अपना खुद का गोदाम बनाती है और आपको बेचती है प्रोडक्ट। तो यही है। अब इनके स्टेक होल्डरों ने बोला कि आप अपने इंडिया में सबसे पहले क्या करो, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल को अलाउ करो। क्या? इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल के लिए एफडीआई अलाउ करो 100% एफडीआई अलाउ करो। जिससे क्या होगा कि जो बड़ी बड़ी और भी कंपनियां हैं वो अपनी कंपनी इंटरेस्टेड आएंगी, क्योंकि कई सारी ई कॉमर्स कंपनियां इसलिए नहीं आती क्योंकि हमारे इंडिया में इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल नहीं है, हमारे इंडिया में मार्केट प्लेस मॉडल है। समझे मेरी बात को? और अगर अभी ग्लोबल वी कैन से ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है, दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है, इन्होंने अभी एक बहुत बड़ी बात बोल दी। क्या बोल दिया दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक ने? दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक ने बोल दिया कि आने वाले 2030 तक, बाई 2030 तक इंडिया का मार्केट, और इन बाई 2030 तक इंडिया का मार्केट $350 बिलियन तक पहुंच जाएगा। बाई 2030 इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट $350 बिलियन तक पहुंच जाएगा। इवन अगर देखा जाए तो कुछ एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि इंडिया का भी एक्सपोर्ट कितना है,
$5 बिलियन। कितना है? $5 बिलियन। और चाइना का देखोगे ना ई कॉमर्स तो $300 बिलियन का चाइना का एक्सपोर्ट है, और वी आर फार बिहाइंड चाइना। $5 बिलियन का सिर्फ हमारा एक्सपोर्ट है और इसका $300 बिलियन का है चाइना का। तो हमें ज़रूरत है, हमें आगे बढ़ना है। मार्केट प्लेस मॉडल को वी कैन से गवर्नमेंट क्यों नहीं इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल को क्यों नहीं अडॉप्ट करती? तो इसलिए अडॉप्ट नहीं करती क्योंकि हमारी जो कंपनियां हैं उनको लॉस होगा। क्या लॉस होगा? अगर मान लीजिए कोई बाहर की एफडीआई कंपनी आ गई ई कॉमर्स के लिए, तो वो क्या करेगी? वो अपने विदेश के प्रोडक्ट खरीदेगी, वो हमारी देश के प्रोडक्ट नहीं खरीदेगी, इवन कांटेक्ट नहीं करेगी। तो वो पहले ही ले आएगी फॉरेन से प्रोडक्ट और रिजर्व कर लेगी। इससे क्या होगा कि हमारी जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। समझे मेरी बात को? तो इसलिए गवर्नमेंट एडॉप्ट नहीं करती है इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल, इसलिए वो मार्केट प्लेस मॉडल को एडॉप्ट करती है। समझे? चलते बनाएंगे। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। देखो हमारा देश दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है, याद रखना। अब वो किसमें? इन टर्म ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, इन टर्म ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी मॉडल पे। क्लियर? पीपीपी मॉडल पे हमारा देश अभी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। अभी देखो देखा जाए तो अभी हमारा पीपी मॉडल पे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कितनी है? थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। कुछ बच्चे कंफ्यूज मत हो जाना, ये पीपी मॉडल है। अगर नॉमिनल जीडीपी से देखा जाए, नॉमिनल जीडीपी से देखा जाए तो हमारी इंडिया भी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। किस किस कंट्रियों से पीछे है? यूएसए, चाइना, जापान, इन तीनों कंट्री से पीछे हमारी कंट्री इन टर्म ऑफ नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी हमारी फोर्थ लार्जेस्ट है इकोनॉमी। जर्मनी को पीछे कर दिया हमने। क्लियर? नहीं, जापान को पीछे कर दिया, जर्मनी आगे हमसे, सॉरी कंफ्यूज हो गया। यूएसए, चाइना और जर्मनी और इंडिया, जापान को हमने पीछे कर दिया। क्लियर? नॉमिनल जीडीपी में। और अगर देखा जाए तो परचेसिंग पावर पैरिटी में हमारा देश अभी तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी है आफ्टर यूएसए एंड चाइना। बट अभी ईवाई इकोनॉमी वॉच, क्या ईवाई इकोनॉमिक वॉच का क्या कहना है? ईवाई इकोनॉमिक वॉच का कहना है कि हमारा देश जल्दी मतलब हमारा देश क्या, इंडिया जल्दी ही दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। और अगर देखा जाए तो 2030 तक परचेसिंग पावर पैरिटी की बात चल रही है, इसकी इकोनॉमी हो जाएगी $20.7 ट्रिलियन। कितनी? $20.7 ट्रिलियन। और आने वाले 2038 तक हमारे देश की इकोनॉमी 38 ये लिखा हुआ है 34.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी और हमारा देश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा इन टर्म ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी। बट क्वेश्चन बनता है कि सर अब तो आप सब बता ही रहे हो, तो व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी? ये क्या होता है? देखो परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होता है, हम इसको ऐसे मेजर करते हैं कि हमारे जो डोमेस्टिक लोग हैं, जो हमारे सिटीजन हैं, उनकी परचेसिंग पावर कैपेसिटी देखी जाती है। अगर परचेसिंग पावर कैपेसिटी देखी जाए तो हमारे देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मैं सोच रहे हो, तभी तो मैं बोलता हूं कि हमारे देश में एक से एक लोग हैं जो खरीदने वाले इंटरेस्टेड हैं, तभी हम ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं। क्यों पहन रहे हैं? क्योंकि हम कैपेबल हैं, हम तीसरी सबसे ज़्यादा कैपेबल हैं चीज़ों को खरीदने के लिए। तुम समझ रहे हो इंडिया को, इंडिया क्या चीज़ है? ठीक है, तो आप समझा करो बेटा, क्या है कि इंडिया एक बहुत बड़ी हस्ती है। ये एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, वोटिंग, इलेक्शन, इनसे अलावा भी हमें इंडिया के बारे में जानने की ज़रूरत है। ये ज़िंदगी में यही नहीं है कि इलेक्शन कौन जीता, वोटिंग किसको ज़्यादा मिल गई, महंगाई ज़्यादा हो गई, 2 रुपये ज़्यादा बढ़ गए टमाटर पे, प्याज पे। तो इससे अलावा भी इंडिया में बहुत कुछ है जानने लायक, जिससे इंडिया की कैपेबिलिटी पता चलेगी कि व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ इंडिया राइट नाउ। क्लियर? मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।